स्टार्ट करें लेक्चर। तो 2 टॉपिक बचा है, चैप्टर खत्म, फिर नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। ध्यान से सुनो। सो टॉपिक है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। ठीक है। सो देखो हार्ट अटैक क्या होगा। हार्ट अटैक का सिंपल सा मतलब होगा कि आपका हार्ट अपना काम करने में फेल हो गया और रुक गया। अगर आपका हार्ट काम करना बंद कर दे सडनली, क्योंकि वो अंदर से डैमेज हो चुका है, आप इस कंडीशन को बोलोगे हार्ट अटैक। ये वाली बात समझ आई। नाउ यू हैव अ टॉपिक कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांट। देखो हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होगा। अगर आपका हार्ट खराब हो चुका है, इट इज नॉट वर्किंग, और आपका हार्ट निकाल कर वहां पे दूसरा हार्ट लगाया जाए। कहां से लगाया जाए? फ्रॉम अ डेड पर्सन जिसका हार्ट लिविंग कंडीशन में अभी आपने सही टाइम पे निकाल लिया, और अ ब्रेन डेड पर्सन मतलब जो दिमाग से मर चुका है बट शरीर में हल्का फुल्का मेटाबॉलिक एक्टिविटी अभी भी चालू है, तो हार्ट भी चालू होगा। तो उस बंदे से अगर आप हार्ट निकाल रहे हो और लगा रहे हो तो भी इस कंडीशन को क्या बोलोगे? हार्ट ट्रांसप्लांट। ये वाली बात समझ आई। नाउ यू हैव अ साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब क्या होगा कि हार्ट अटैक तो आएगा, लेकिन हार्ट अटैक वाले जो फीचर्स होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो पहले आएंगे ही नहीं। अच्छा खासा चलता फिरता आदमी अचानक से चला जाएगा, क्योंकि उसको अर्ली सिम्टम्स आए नहीं जो हार्ट अटैक के पहले आते, जिसके लेफ्ट साइड में पेन होना, चक्कर आना, बहुत ज्यादा पसीना आना, बराबर है, हार्ट में पेन होना, लेफ्ट पार्ट बॉडी में पेन होना, ये सारे सिम्टम्स आए नहीं, अचानक से डायरेक्टली हार्ट अटैक आया, तो उस कंडीशन को आप बोलोगे साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज ईसीजी। देखो ईसीजी का मतलब क्या होता है। ईसीजी का मतलब होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपके पास 2 वर्ड है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, आपने मूवीज में देखा होगा ना, ऐसा कुछ वेंटिलेटर पे, फिर अचानक से लाइन सीधी हो जाती है और वो ऊपर चला जाता है। ये आपने देखा है। इसी को आप ईसीजी बोलते हो। अब ये काम कैसे करता है? इसी को ईसीजी बोलते हैं। अभी काम कैसे करता है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज कोई बंदा है, तो इसके हाथ पैर, इसकी बॉडी में ना कुछ लीड्स लगते हैं। इसकी बॉडी में कुछ लीड लगेंगे। कौन से लीड लगेंगे? तो सुनो, एक मशीन होगी, उससे एक लीड लगेगा यहां पर, एक लीड लगेगा यहां पर, एक लगेगा यहां पर, एक लगेगा यहां पर, और आ, ये मान लो उसका चेस्ट पार्ट है इतना, यहां पे 6 लीड लगेगा। तो हाथ पे कितना लगेगा? एक इधर एक इधर, 2। पैर पे कितना लगेगा? एक इस पे 2, टोटल 4। अब बाकी के 6 लीड कहां लगेंगे? उसके चेस्ट पे। तो टोटल कितने लीड हुए? 10। तो टोटल 10 लीड लगते हैं, फिर मशीन को स्टार्ट किया जाता है। तो मशीन आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करके एक ग्राफ बनाएगा, और उस ग्राफ को ही बोलोगे ईसीजी। क्या करने वाली ये मशीन? आपके हार्ट में करंट है ना, हल्का फुल्का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तभी तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। तो इस करंट को मेजर करके ग्राफ बनाएगा। अगर करंट नॉर्मल है तो नॉर्मल ग्राफ बनेगा, अगर करंट ऊपर नीचे तो ग्राफ भी ऊपर नीचे जाएगा। और अगर ग्राफ ऊपर नीचे गया, मुझे दिख रहा है यहां पर मशीन में, दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब इसके हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर स्टडी करके हम पता लगाएंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है। अब ग्राफ कैसे आता है ये देखो। ये देखो, ये है वो ग्राफ। आप अगर ग्राफ में देखो तो आपको 3 चीजें दिखेंगी। पहला आपको दिखेगा पी वेव, दूसरा आपको दिखेगा क्यू,
आर एस कॉम्प्लेक्स, और लास्ट आपको दिखेगा टी वेव। पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। इनका मतलब क्या होता है? ये जो आपको वेव्स दिख रहे हैं इनका मतलब क्या होगा? ध्यान से समझना, इनका मतलब क्या होगा। सबसे पहली बात, पी वेव का क्या मतलब होगा? पी वेव का मतलब होगा आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। देखो, आपके पास 4 चेंबर होता है, जब ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कौन सा वेव आएगा? पी वेव। जब ये दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कौन सा वेव आएगा? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। उसमें वेव नहीं बोलोगे, उसमें क्या बोलोगे? कॉम्प्लेक्स। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, हाँ रिलैक्स करेगा, तो कौन सा वेव आएगा? टी वेव। तो आपको ना क्वेश्चन आएगा कि ग्राफ बनाओ और ग्राफ को एक्सप्लेन करो कि इस वेव का मतलब क्या है, इस वेव का मतलब क्या है। 4 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है मैक्स टू मैक्स। 4 मार्क्स से क्वेश्चन में आपको लिखने होते हैं 8 पॉइंट, बराबर है। 1 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट आपको लिखना पड़ता है, ये आपके बोर्ड्स का रूल है। और 8 पॉइंट का मतलब ये नहीं कि बदतमीजी करो पेपर में, कुछ भी अंट शंट लिख रहे हैं, एक ही लाइन को 8 पॉइंट में लिख दिए हैं। ईसीजी इज अ गुड, ईसीजी इज बेस्ट। ईसीजी का फुल फॉर्म फलाना याद नहीं आ रहा तो कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं वहां पे, तो तमीज से 8 पॉइंट लिखने होते हैं। लेट्स सपोज अगर ईसीजी आ गया 4 मार्क्स में, तो 8 पॉइंट किससे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे ईसीजी होता क्या है। ईसीजी क्या है? अ डिवाइस, अरे मशीन थोड़ी ना, अ डिवाइस, हाँ मशीन है, पर ऐसे ना ईसीजी इज अ मशीन, ये फुल मार्क्स नहीं। ईसीजी में क्या लिखोगे? इट इज अ डिवाइस दैट identify the or measure the current or electrical signal or electrical impulse in the heart and accordingly make a graph. This is ECG. अब फुल फॉर्म लिख दो। देखो ECG का फुल फॉर्म क्या होगा? ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ। देखो 2 वर्ड है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ बनेगा उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो ना उल्टा लग रहा है, मशीन ग्राफ का नाम होना चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पर नहीं है ऐसा। मशीन का नाम है ग्राफ वाला, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये फिक्स रखना यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इंसानों से ही गलती होती है, सर ने गलत बोल दिया होगा, अरे नहीं वही है। इस बात को मेक श्योर करना कि आप ये गलती समझ के ना सुधार दो पेपर में, फिर वो गलती हो जाएगी। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसके लिए बोला? ग्राफ फॉर मशीन, मशीन, हाँ मशीन, वेरी गुड। और अगर यहीं पे ग्राम लग जाता तो किसकी बात हो रही है? ग्राफ की बात हो रही है। ये वाली बात समझ आई सबको? वापस आओ। ओके, पी वेव का मतलब क्या होगा? पी वेव मतलब क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्यू आर एस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और टी वेव वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। पर आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको दूसरा वर्ड यूज करना है। क्या वर्ड यूज करना है? आपको पी वेव के लिए लिखोगे यहां पे एट्रियल डीपोलराइजेशन। देखो कॉन्ट्रैक्शन की जगह खाली एक वर्ड ले लो डीपोलराइजेशन, और रिलैक्सेशन के लिए ले लो रीपोलराइजेशन। क्या ये वाली बात समझ आई? कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा वर्ड लोगे? डीपोलराइजेशन, और रिलैक्सेशन के लिए ये वाली बात समझ आई? डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस, क्यूआरएस क्या दिखाएगा? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। और टी क्या दिखाएगा? वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। आई बात समझ में? इसके ऊपर कुछ पूछ ही नहीं सकता, आपको इतना ही पॉइंट लिखना है। समझ गई ये वाली बात? अगर लाइन सीधी हो गई तो पी 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 पी, तो बाहर दिया बुझ जाता है और अंदर बंदा मर जाता है। आई बात समझ में? तो ये होता है।
सो दिस वाज योर ईसीजी, एक बार देख लो फटाफट। दैट्स इट फॉर द चैप्टर, चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे रेस्पिरेशन। आप नहीं हो क्या, क्या नाम है? चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टार्ट करें नया चैप्टर रेस्पिरेशन, मतलब उसी का पार्ट 2 है। वो जो चैप्टर कर रहे हो ना, इसी का पार्ट 2 है। शुरुआत में दिया रेस्पिरेशन, तो हम अब स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन भी हम लोग उल्टा चलेंगे, पहले जो हार्ड हार्ड टॉपिक्स सब करवा दे रहा हूं, फिर जो इजी इजी टॉपिक होगा बाद में करेंगे। पहले हम हार्ड टॉपिक कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हम करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो समझेंगे, ठीक है? आ जाओ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, सुनो ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो गाइस, फोकस। जैसे सुनो, जब आप, अच्छा देखो, दो वर्ड है आपके पास, एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। हमारे पास दो वर्ड है, एक है ब्रीदिंग और एक है रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? और रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सुनो, ये तो वही बात हो गई, छोड़ो, ऑन कैमरा है अब, वरना बीटीएस के बारे में कुछ चंद शब्द आ जाते हैं। तो ध्यान से सुनना। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है? इनहेलेशन और एक्सलेशन, या इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये ब्रीदिंग हो गया। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो देखो, रेस्पिरेशन का मतलब है कि आपने सांस अंदर लिया, अंदर लेने के बाद वो गैस का कुछ ना कुछ यूज होगा। क्या यूज होगा? क्या यूज होगा? आ जाओ, ये देखो क्या यूज होगा। आपके पास फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल के अंदर क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज। सेल के अंदर मिलेगा ग्लूकोज। अरे ये तो सब लिख लेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं, आ जाओ। तो फॉर्मूला होगा C6H12O6। दिस इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज, आप जब सांस लोगे तो अंदर क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आएगा। कुछ और आ रहा है, गंदी जगह मतलब सांस, वापस आओ। तो यहां पर क्या आया? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। अगर किसी चीज से, अबे जाना, तो मेरे साथ गोल गोल पानी खेलता है। अच्छा, अगर किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड होता है ना, तो मतलब वो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। और अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो वो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? रिड्यूस। ये तो बेसिक केमिस्ट्री है, बराबर है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिड्यूस। ये वाली बात समझ आई? तो यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ग्लूकोज क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? देखो क्या बनाएगा? कोटू। क्या बनाया? कोटू। और क्या बनाएगा? हटुओ। बराबर है, कोटू, हटुओ। और सबसे मेन एटीपी। क्या बनाया? एटीपी। ये वाली बात समझ आई? अब बस बस रुक जाओ, कुछ गलत निकल जाएगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये तुम लोगों को मैंने 11th में पढ़ाया था। अब ध्यान से सुनना। एटीपी, मुझे एनर्जी बनानी है तभी मैं इनहेल कर रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर आएगा तभी ग्लूकोज से एटीपी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। पर ये कहां बनेगा? एटीपी सेल्स में बनेगा, बॉडी के पूरे सेल्स में बनेगा। पर मैं तो सांस ले रहा हूं नाक से, और जो गैस आ रहा है वो कहां पर आ रहा है? वो तो आ रहा है लंग्स में। वो तो आ रहा है लंग्स में। देखो लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। लंग्स में क्या होता है?
ये होता है, क्या है ये? एल्वियोलाई। गोभी नहीं है, क्या है? एल्वियोलाई। तो यहां पर आया ना ऑक्सीजन, तो यहां से पूरे सेल में कैसे जाएगा, पूरी बॉडी के पार्ट में कैसे जाएगा, पूरी बॉडी में कैसे जाएगा? तो इस जाने के प्रोसेस को ही क्या बोलोगे? ट्रांसपोर्ट। क्या करवाना है अपने को? तो बॉडी तक इसको पहुंचाना है, किसको पहुंचाना है? बॉडी तक किसको पहुंचाना है? बॉडी तक किसको पहुंचाना है? ऑक्सीजन को। बदले में बॉडी क्या बनाएगी? कार्बन। और फिर कार्बन वापस किसको पहुंचाना है? लंग्स को। तो लंग्स से बॉडी तक जाएगा ऑक्सीजन, और बॉडी से वापस लंग्स में क्या आएगा? कार्बन। ये देखो, यहां से पूरी बॉडी में जाएगा ऑक्सीजन, और पूरी बॉडी से वापस यहां पर क्या आएगा? कार्बन। कैसे जाएगा, कैसे आएगा, यही हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट में। पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन। समझ आया? क्या पढ़ने जा रहे वो समझ आया? कहां से कहां जाएगा ये समझ आया? ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा? लंग्स टू बॉडी की बॉडी टू लंग्स? और कार्बन कहां से कहां जाएगा? बराबर है, बॉडी ना बोल के टिश्यू बोलेंगे, क्योंकि बॉडी किससे बनी है? टिश्यू से बनी है। तो बॉडी, लंग्स टू टिश्यू, और टिश्यू टू लंग्स। ये वाली बात समझ आई? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। कहां से कहां जाएगा? लंग्स टू टिश्यू। आई बात समझ में? स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आ जाओ, ध्यान से सुनना सभी लोग। पहली बात, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा? आपके लंग्स से कहां पे जाएगा? ये आपका टिश्यू है, तो ये यहां से लेके यहां तक जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू। और कोई तरीका है जाने का अंदर? अब कोई पोस्टमैन, जोमेटो वाला, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट कुछ तो है नहीं ना, कि लाओ ऑक्सीजन दो, लाओ छोड़ कर आऊं, डिलीवरी काट लूंगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। कौन है जो पूरी बॉडी में घूम रहा है? ब्लड घूम रहा है, तो ब्लड के थ्रू ही आपको ऑक्सीजन जाएगा आपके टिश्यू के पास। पर कैसे जाएगा वो समझना है। तो आ जाओ, इस बात को समझेंगे कि कैसे जाएगा। सामने ऑफिस में। चलो, अब ध्यान से सुनना। तुम लोग हंसते क्यों हो बे जब कोई पेरेंट्स आता है तो? उनकी जगह तुम्हारे पेरेंट्स तो हो सकते हैं ना, तो उनके लिए नहीं हंसने का, बाकी कोई आ रहा है मजे ले लो, पेरेंट्स पे नहीं हंसने का बस। चलो, चलो यहाँ पर आओ। अब देखो, ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा? ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगा? फ्रॉम एल्वेलाई, एल्वेलाई होता है ना लंग्स में गोभी जैसा, फ्रॉम एल्वेलाई टू द टिश्यू। कैसे जाएगा? आ जाओ समझते हैं। सुनो, मेरी बात ध्यान से अब सुनना। कैसे जाएगा हम लोग वो बात कर रहे हैं, आ जाओ। कैसे जाएगा? जैसे यहां पर ऑक्सीजन है, एल्वेलाई में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को कहां भेजना है? टिश्यू के पास। कैसे जाएगा? तो मैंने आपको बताया कैसे जाएगा।
ब्लड के थ्रू। ये आपका ब्लड वेसल है सपोज। छी, इसे तो सीधा बना लूं। ये आपका ब्लड वेसल है। ओके। अच्छा, ब्लड वेसल में ना पानी होता है जिसको बोलते हो प्लाज्मा, और 3 सेल्स होते हैं। इतन और कुछ नहीं होता ब्लड में, और कुछ नहीं होता है। मेन यही होते हैं, मतलब बाकी लोग होते हैं लेकिन ना के बराबर, उनको काउंट ही नहीं कर रहे हम लोग। मेनली दो ही होते हैं। पहला तो होगा पानी जिसको बोलोगे प्लाज्मा, 55%। और बचा हुआ 45% कौन होता है? सेल। 3 सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो यहां पर जो गैस का ट्रांसपोर्ट करता है ना, वो सिर्फ आरबीसी होता है। क्यों होता है मैं बताया भी था उस टाइम पे, क्योंकि उसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन। जिसके पास ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसको आप हीमोग्लोबिन बोल रहे हो, वही ट्रांसपोर्ट करेगा, बाकी लोग ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, डब्ल्यूबीसी प्लेटेड नहीं करते हैं। तो यहां पर अपने पास आरबीसी, ये दिस इज योर आरबीसी। नाउ बचा हुआ क्या है? ये पूरा बचा हुआ किसका बच्चा है? ये बचा हुआ क्या है? ये दिस इज योर प्लाज्मा, दिस इज योर प्लाज्मा। तो अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। 97% ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन आरबीसी के साथ जाएगा, और बचा हुआ 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ जाएगा। ये वाली बात समझ आई? आरबीसी के साथ कितना परसेंट? 97%। और प्लाज्मा के साथ कितना परसेंट? 3%। यहां तक पहुंच गए? समझ आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। कैसे 97% हीमोग्लोबिन के साथ कैसे जाएगा? देखो बहुत ही आसान है। जैसे जैसे आपके पास है ऑक्सीजन, वो किसके साथ कंबाइन हुआ? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के पास किसके पास कंबाइन हुआ? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। दोनों ने आपस में की सेटिंग, और क्या बन गए? जैसे विराट और अनुष्का, विरुष्का, बस आगे नहीं। उसी तरह ऑक्सीजन हार्दिक और नताशा कट गया अब आगे। योर ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो दिस इज योर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या ये वाली बात समझ आई? तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? HbO2। और ये बन के चले जाएंगे, ला 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 ला। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पक्का? 97% किस फॉर्म में जाएगा ऑक्सीजन, वो समझ आया? 97% ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और चले जाएंगे। ये वाली बात समझ आई? नेक्स्ट, बचे हुए 3% कैसे जाएंगे? तो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। ये मैं तो डिसॉल्व हो गया, और ला 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 ला। आई बात समझ में? पानी में भीगते हुए मिक्स होकर पानी के साथ चले जाएंगे, और जब सेल के पास पहुंचेंगे तो उसमें से सेल में चले जाएंगे। क्लियर है ये बात? स्टार्ट करते कैसे होगा? ये तो बहुत ही ऊपर ऊपर से बात हुई, अभी 1 घंटा चलने वाला टॉपिक। लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन डिटेल। ये वाली बात समझ आई? ऑक्सीजन 97% कैसे जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ क्या बन के, और बाकी का 3% कैसे जाएगा? डिजॉल्व इन प्लाज्मा। क्या बोलोगे? डिजॉल्व, अरे रिकॉर्ड हो रहा है ना? डिजॉल्व इन प्लाज्मा। रिकॉर्डिंग की वजह से मैं खुल के नहीं पढ़ा पाता हूं तुम लोग को, वरना एग्जाम्पल से ऐसे दूंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। और कुछ चीजें ऑन माइक नहीं बोल सकते हैं। आ जाओ वापस। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। तो हम बात करेंगे ये हो कैसे रहा है।
तो सुनो होता क्या है, पहले बात करते हैं हेमोग्लोबिन की। देखो सपोज ये आपके पास खून है थोड़ा, ये आपके पास खून है, कितना है, तो दिस इज, आपके पास ना 100 ml ब्लड है, आपके पास 100 ml ब्लड है, ये वाली बात समझ आई। ओके, अब एकदम ध्यान से फोकस करना। 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में, लेट सपोज ये 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होगा, 15 से 16 ग्राम इसमें हीमोग्लोबिन होगा। कितना हीमोग्लोबिन होगा, 15 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। 100 ml ब्लड, आज वेनसडे है ना, कंटेन 15 टू 16 ग्राम, कितना स्लिप हो रहा है इस पे, ग्राम हीमोग्लोबिन। 100 ml खून में कितना हीमोग्लोबिन होगा, 15 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। 100 ml की बात हो रही है, पूरी बॉडी की बात नहीं हो रही है। इतनी बात समझ आई। अब ध्यान से सुनना, 1 ग्राम, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को लेके जाएगा। कितना ऑक्सीजन लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, आजा चल, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब से हम लोग ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं ना, 1 ग्राम कितना लेके जाएगा, 1.34 ml ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना लेके जाएगा, 1.34 ml ऑक्सीजन। ये वाला बात समझ, ये वाली समझ आई बात पक्का। जैसे एक हीमोग्लोबिन है, मुझे पता है कि वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है, पर एक हीमोग्लोबिन कितना लेके जाएगा, एक नहीं, 1 ग्राम। 1 ग्राम कितना, 1 ग्राम नहीं, 1 ग्राम की बात हो रही है, एक हीमोग्लोबिन की बात नहीं हो रही। कितने की बात हो रही है, 1 ग्राम। 1 ग्राम, 1 ग्राम में तो बहुत सारे होंगे ना, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन लेके जाएगा, 1.34 ml ऑक्सीजन को लेके जाएगा। ये समझ आ रहा है, ये वाली बात समझ आई। अब ध्यान से सुनना, अगर 1 ग्राम इतना लेके जा रहा है, तो 15 से 16 ग्राम कितना लेके जाएंगे, तो सिंपली क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 15 इंटू 1.34 ml, ये मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि आएगा अप्रोक्सीमेटली आसपास आएगा 20 ml के। ये वाली बात समझ आई। तो मैं कह सकता हूं कि 15 से 16 ग्राम जो हीमोग्लोबिन हो, कितना ऑक्सीजन लेके जाएगा, 20 ml। और ये 15 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने में ब्लड में था, 100 ml। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन लेके जाएगा। समझ आया, दैट्स इट। एक बार वापस सुनो, मैंने बोला कि मेरे पास था 100 ml ब्लड, 100 ml खून है, इस 100 ml खून में 15 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो 15 ग्राम कितना लेके जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक तो इतना लेके जा रहा है, तो 15 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे पता चला कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना लेके जा रहा है, 20 ml ऑक्सीजन। और ये 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ब्लड में, 100, तो मैं कह सकता हूं कि 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन लेके जा रहा है। ये वाली बात समझ आई। तो ये याद रखना आप, क्लियर है, सिंपल मैथ्स, इसमें कुछ है नहीं समझने वाला, नहीं मैथ्स सही है बस। अब आगे की बात करते हैं। अब हीमोग्लोबिन, आ जाओ हीमोग्लोबिन समझते हैं। हीमोग्लोबिन में एक होता है हेम, आधे तो इसी का इंतजार करते रहे कि बहाना मिल जाए। देखो देखो, शर्म नहीं आ रही, पूरी क्लास खाली हो गई। सुनो,
तो जो हेमोग्लोबिन होता है ना, यहां देखो, हेमोग्लोबिन कुछ ऐसा दिखता है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। हेमोग्लोबिन में, हेमोग्लोबिन आपका आयरन और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। लाइक आपके पास एक आयरन होगा और 4 मॉलिक्यूल्स होंगे प्रोटीन के, 4 चेन होते हैं। इन चेन को आप बोलोगे ग्लोबिन चेन। हेमोग्लोबिन ना, ग्लोबिन चेन। कितने ग्लोबिन चेन होंगे? 4 होंगे। 2 चेन को आप बोलोगे अल्फा और 2 को बीटा। तो 2 अल्फा के चेन होंगे, 2 बीटा के चेन होंगे। अब आगे की बात ध्यान से सुनना। हर चेन के पास इतनी पावर होती है कि वो एक ऑक्सीजन को कैरी कर पाए, एक ऑक्सीजन को होल्ड करे। तो देखो, यहां पर एक ऑक्सीजन आएगा, यहां पर एक आएगा, यहां पर एक आएगा और यहां पर एक आएगा। तो टोटल यहां पे 4 ऑक्सीजन हो गए, बराबर है। तो एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन कैरी कर रहा है? 4। यहां तक पहुंचे। अब आगे की बात ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं कि एक हेमोग्लोबिन की कैपेसिटी कितने ऑक्सीजन की होती है, तो कितने ऑक्सीजन होंगे? 4। अगर अब मैं बोलूं कि एक हेमोग्लोबिन के पास अभी के लिए सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो कितना परसेंट वो फुल हो चुका है? 25% फुल हो चुका है। अरे 4 की कैपेसिटी और एक फुल हो चुका, तो कितना परसेंट हुआ भरा हो? 25। अगर मैं कहूं 2 ऑक्सीजन अटैच हुआ तो कितना परसेंट हुआ? 50। 3 ऑक्सीजन पे 75 और 4 पे 100। ये वाली बात समझ आई? देखो अभी लोग प्रोग्राम करेंगे बैठने वाला, आराम आराम से। अब आगे की बात ध्यान से सुनना। आपके हेमोग्लोबिन पे अगर एक ऑक्सीजन जोड़ा तो कितना परसेंट फुल हुआ? अच्छा, परसेंट फुल नहीं बोलकर हम लोग एक नया वर्ड यूज करेंगे अब। आप बोलोगे सैचुरेट हुआ। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप पढ़ने बैठे, पढ़ने के ऑलमोस्ट 5 मिनट बाद आप बोल रहे हो कि काफी पढ़ लिया, अब दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, आज के लिए बहुत हो गया, क्योंकि अब मेरा दिमाग सैचुरेट हो गया। सैचुरेट मतलब भर गया। अब मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं वो नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने 5 मिनट पढ़ा है। ये वाली बात समझ आई? आओ आओ, गेंडा स्वामी आप भी आओ। अब जंप मार, 4 क्या खेल दिखा रहा मदारी की तरह? जल्दी बैठो। अच्छा, कौन सैचुरेट हो रहा है? हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेट हो रहा है? कौन फुल हो रहा है? हीमोग्लोबिन फुल हो रहा है। हीमोग्लोबिन के पास टोटल 4 हाथ हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। उसमें से एक हाथ पे ऑक्सीजन आया, तो आपका हीमोग्लोबिन 25% सैचुरेट हुआ। 2 ऑक्सीजन आया तो 50% हुआ। 3 ऑक्सीजन आया तो 75% सैचुरेट हुआ। 4 आया तो 100% सैचुरेट हुआ। कौन सैचुरेट हो रहा है? हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से सैचुरेट हो रहा है? ऑक्सीजन। तो यहां पे मैं लिखता हूं ये बात को, सैचुरेट कौन हो रहा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विथ ऑक्सीजन। क्या ये वाली बात समझ आई? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अच्छा, हीमोग्लोबिन पे कितने ऑक्सीजन जोड़ेंगे? 1 जोड़ेगा, 2 जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा, 4 जोड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसके पास 4 की कैपेसिटी है। 1 भी जोड़ सकता है, 2 भी जोड़ सकता है, 3 भी जोड़ सकता है, 4 भी जोड़ सकता है। ये पता कैसे चलेगा कि कितना ऑक्सीजन एक हेमोग्लोबिन को जोड़ेगा? पता कैसे चलेगा? आ जाओ समझते हैं। तो सुनो, ये डिपेंड करेगा आपके ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे, कितना ऑक्सीजन जोड़ेगा। मान लो मैं हेमोग्लोबिन हूं, मेरे पास 4 हाथ है, 2 एंड 2, इधर एक जोड़ेगा, इधर एक, इधर एक, इधर एक। अच्छा, अभी के लिए यहां पे कितना जोड़ेगा? 4 3 2 1। ये किस पे डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ये आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो। सुनो, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जैसे अगर इस क्लास की बात कर, तो इस क्लास में सिर्फ एक गैस नहीं है, बहुत सारे गैस है। ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा, हीलियम होगा, नाइट्रोजन होगा, कोई मूली का पराठा खाया है वो भी होगा। तो इस क्लास में बहुत सारे गैसेस हैं,
बट मैं बहुत सारे गैस में एक गैस की बात कर रहा हूं। लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन में, तो इतने सारे गैस में मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, तो मैं पार्शियलिटी कर रहा हूं कि नहीं? पार्शियलिटी कर रहा हूं, इसी को पार्शियल प्रेशर बोलोगे। जब आप मिक्सचर ऑफ गैस में एक गैस की बात करो तो इस प्रेशर को क्या बोलोगे? पार्शियल प्रेशर। बहुत सारे गैस यहां पे प्रेशर लगा रहे हैं, पर उनमें से मैं सिर्फ एक की प्रेशर की बात कर रहा हूं, या तो ऑक्सीजन या तो कार्बन। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये वाली बात समझ आई? शर्म नहीं आती है ना? ये वाली बात समझ आई? चलो, ये लाइन देखो, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, लाइक हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेट हुआ, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ योर ऑक्सीजन। इतनी बात समझ आई? आ जाओ अब ध्यान से सुनना, सुनो। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन 100% कब सैचुरेट होगा? 75% कब सैचुरेट होगा? 50% कब सैचुरेट होगा? और 25% कब सैचुरेट होगा? आई बात समझ में? तो हीमोग्लोबिन कब 25% सैचुरेट होगा? 25% सैचुरेट मतलब कितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है अभी? एक। 50 कब होगा? 2 पे, 3 पे 75, 4 पे 100। अरे पर कब होगा इतना? कब एक जुड़ेगा, कब दो जुड़ेगा, कब तीन, कब चार, कब इतना इतना जुड़ेगा? तो ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ योर ऑक्सीजन। ये डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इस पे डिपेंड करेगा। तो 100% कब होगा सैचुरेट? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 97 टू 98 mm Hg। कितना प्रेशर होना चाहिए ऑक्सीजन का? 97 टू 98 mm Hg। इतना जब प्रेशर होगा तो 4 ऑक्सीजन जोड़ेगा हीमोग्लोबिन को। पर अगर मान लो प्रेशर आपका 40 है, ओनली 40, तो कितना जोड़ेगा? 3। अगर आपका प्रेशर 30 है तो कितना जोड़ेगा? 2। और अगर आपका प्रेशर 20 है तो कितना जोड़ेगा? 1। क्या कर रहे हो? ये वाली बात समझ आई? अगर 97 से 98 प्रेशर है तो कितना ऑक्सीजन जोड़ेगा? 4। अगर आपका प्रेशर 40 mmHg है तो कितना जुड़ेगा? 3। 30 पे 2, 20 पे 1, तो 97, 98, 40, 30, 20, सिंपल। याद रहेगा? इतने प्रेशर पे इतना इतना ऑक्सीजन जुड़ेगा, मतलब इतना इतना हीमोग्लोबिन आपका सैचुरेट होगा, इतना इतना हीमोग्लोबिन आपका सैचुरेट होगा। ये वाली बात समझ आई? अब आगे की बात, इस पे ग्राफ बनता है। आ जाओ ग्राफ बनाते हैं अब। बहुत ही इजी है ग्राफ बनाना, सीख लो, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में आएगा और एग्जाम में तो आने ही वाला है। कॉलेज में इस पर प्रैक्टिकल होगा। आ जाओ, अब एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे मैंने लिया है हीमोग्लोबिन,
सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि आपका हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेट हुआ। तो यहां पर मैंने लिया है आपका परसेंट सैचुरेशन, कौन सैचुरेट हो रहा है, ऑफ हीमोग्लोबिन, किसके साथ सैचुरेट हो रहा है, विथ ऑक्सीजन। तो आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन के आने की वजह से। ये वाली बात समझ आई। इस साइड में क्या लूंगा, नीचे वाले पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे लेंगे हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेट हुआ, कितने प्रेशर पे कितना ऑक्सीजन, कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हुआ। अब आ जाओ। अच्छा देखो, 100% सैचुरेट होगा, बराबर है, 75 होगा, 50 होगा, और 25 होगा, इतना ही होगा। 100% सैचुरेशन कितने परसेंट पे होगा, कितना प्रेशर पे होगा, 97 to 98, मतलब ये कुछ आएगा यहां पे, लाइन बराबर, एक तो साइन कर रहा है दिख भी नहीं रहा है, यहां पे बराबर ये पॉइंट आएगा। 75 कितने पे आएगा, तो 75 होता है 40 पे, तो 40 यहां से लेके चलो ऊपर तक, और ये आया यहां पर, ये 75 के बाद कितना आएगा, 50, 50 कितने पे होगा, 30 पे, और लास्ट से 25 वो कितने पे होगा, 20 पे, ये होगा यहां पे, यहां पे। अब खाली आप इसको जोड़ दो, प्लॉट कर दो। तो कुछ ऐसा ग्राफ बना, इस ग्राफ को आप बोलोगे सिग्मोइड ग्राफ या सिग्मोइड कर्व, क्या बोलोगे इसको, ये है सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व, या इसी का दूसरा नाम क्या होगा, एस शेप कर्व, क्या बोलोगे, एस शेप कर्व। क्या इतनी बात समझ आई, पक्का ये वाली बात समझ आई। तो ये आपका सिग्मोइड कर्व था। अच्छा कैसे बना, क्लियर है सभी को। एक साइड आप ले लो परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, दूसरे साइड ले लो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और प्लॉट कर दो। प्लॉट करके आपको एस शेप ग्राफ आएगा, ये आपको प्रैक्टिकल में है बनाना है, बना लोगे। वैल्यू से याद है ना, 100% कितने पे होगा, 97, 98, फिर 75, 40, 50 और 25, याद रहेगा। उस साइड ले लेना परसेंटेज और इस साइड लेना प्रेशर, और बना देना ग्राफ। इस ग्राफ का एक और नाम होता है, इस ग्राफ को आप बोलोगे शिफ्ट टू लेफ्ट, इसी का दूसरा नाम क्या है, शिफ्ट टू लेफ्ट। लेफ्ट मतलब इस साइड, देखो ये लेफ्ट है ये राइट है ना, ये साइड क्या है मेरा लेफ्ट, और ये साइड क्या है मेरा राइट। तो ग्राफ किस साइड दिख रहा है आपको, ऑलमोस्ट लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे तो राइट भी तो बोल सकता हूं मैं, लेफ्ट क्यों बोल रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ रहा है तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ जाएगा कि राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाएगा ना, अरे ऊपर की तरफ जाएगा ना ऐसे। इसका जैसे जितना ये इधर जाएगा, जितना इधर जाएगा मतलब उतना ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जितना ही नीचे आएगा लाइक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मतलब उतना ही कम जुड़ रहा है। ये वाली बात समझ, इसलिए क्या बोलेंगे, शिफ्ट टू लेफ्ट। अच्छा ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जोड़ने में हेल्प करेगा, ऐसे कौन से फैक्टर हैं, आ जाओ समझते हैं। तो कौन कौन से चीजें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने में हेल्प करेगा, कौन है वो जो इस काम में हेल्प करेगा। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हो कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की सेटिंग हो, तो सबसे पहली बात ऑक्सीजन को ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तभी जुड़ेगा। तो पहली बात क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा। ऑक्सीजन अगर ज्यादा होना चाहिए तो कार्बन क्या होना चाहिए, कम, वरना कार्बन ही सेट कर लेगा हीमोग्लोबिन को, जो ज्यादा है वही सेट करेगा। तो अगर ऑक्सीजन से सेट करवाना है, कंबाइन करवाना है, तो ऑक्सीजन को ज्यादा होना चाहिए, कार्बन को क्या होना चाहिए, कम। दूसरी बात, H प्लस मतलब एसिड की बात, H प्लस मतलब एसिड होता है अपने को भी पता है, H प्लस क्या होना चाहिए,
कम। अगर H प्लस कम है तो pH क्या होगा? ज्यादा। अगर H प्लस का मतलब कम एसिडिक है तो pH क्या होता है? ज्यादा। pH ज्यादा मतलब कम एसिडिक होता है, ये तो पता होगा, ये तो बेसिक है, बचपन में पैदा होते पहले यही बताया था नर्स ने। तो pH क्या होगा? ज्यादा। और लास्ट बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम। ये सब कुछ होगा तभी ये लोग सेट होकर आपस में क्या बनाएंगे? HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए वो क्लियर हुआ? ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? कार्बन कम, टेम्परेचर कम, H प्लस कम, H प्लस एसिड एसिड कम, और पीएच, पीएच ज्यादा मतलब बेस, पीएच का मतलब एसिडिक। लिटमस पेपर किया ही होगा आपने लैब में, मिला ना लिटमस पेपर? तो तुम लोग तो गरीब कॉलेज ही नहीं गए हो, यहां पर आए हो। इतनी बात समझ आई? पर ये माहौल कहां मिलेगा ऐसा? ऐसा माहौल कहां मिलेगा? ऐसा माहौल कहां मिलेगा आपको? लंग्स के पास। ऐसा माहौल कहां मिलेगा? लंग्स के पास। अरे ऑक्सीजन ज्यादा कहां हो सकता है बॉडी में? आप खुद से बताओ, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा कहां हो सकता है? यही होगा ना। और कहीं है बॉडी में कहीं से ऑक्सीजन आ रहा है और कोई छेद खुला है? नहीं ना। तो वहीं पे ज्यादा होगा। तो ये कहां जुड़ेगा? ये जुड़ेगा एट एट एल्वियोलाई। कहां पे होगा ये काम? एल्वियोलाई मतलब लंग्स के पास होगा। ये वाली बात समझ आई? फिर वहां पे सुनो, आपके लंग्स के पास हीमोग्लोबिन गया, पूरा लेकर गया और लेके गया टिश्यू के पास। टिश्यू पे क्या होगा? टिश्यू पे क्या ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की कार्बन? कार्बन ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे कार्बन बनता है। तो यहां पे ऑक्सीजन उससे अलग हो जाएगा और कार्बन उसके साथ जुड़ जाएगा। जो ऑक्सीजन अलग हुआ कहां चला जाएगा? सेल के अंदर। फिर सेल उसको यूज कर लेगा। ऐसे होता है। आई बात समझ में? क्या बोल रहा हूं? ये जो बना ना, ये कहां जाएगा अब? टिश्यू के पास। टिश्यू मतलब सेल। और टिश्यू के पास क्या ज्यादा होता है? कार्बन। तो Hb और O2 का ब्रेकअप देखो, Hb बहुत शाना है, जो ज्यादा है वो सेटिंग करता है। यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा था, वहां से सेटिंग किया। टिश्यू के पास क्या ज्यादा है? कार्बन, तो इसको तोड़ देगा और किसके साथ आ जाएगा? ये बन जाएगा। तो ऑक्सीजन बेचारा जो छूट गया अलग, वो बोलेगा मैं जा रहा हूं, वो सेल में चला जाएगा, फिर सेल में उससे एटीपी बनवाएंगे। ऐसे होता है ट्रांसपोर्ट। ये वाली बात समझ आई? तो ये था आपका पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एक लास्ट बात और सुन लो, सुनो। ये शिफ्ट टू लेफ्ट समझ आया ना? मान लो आपकी बॉडी में कार्बन बढ़ गया या H प्लस बढ़ गया, तो क्या Hb और O2 जुड़ेगा? जब वो ज्यादा रहेंगे तो नहीं जुड़ेगा ना। तो मान लो आपकी बॉडी में CO2 बढ़ गया या H प्लस बढ़ गया, तो जो HbO2 बना था वो तो ब्रेक होने लगेगा ना। तो अगर ब्रेक होगा तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा क्योंकि ब्रेक हो गया ना। अरे 100% अब नहीं है ना, अब तो कम हो गया ना। लाइक पहले 4 ऑक्सीजन जोड़े थे, अब 2 ही ऑक्सीजन जोड़े होंगे। कम हो गया तो कम मतलब देखो ना, यहाँ पे 75% और नीचे आएगा, और नीचे यहाँ पर आएगा तो 50% और नीचे आएगा तो 25%। कम होते जा रहा है ना। किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट की राइट? राइट ना, इसको बोलेंगे शिफ्ट टू राइट, या इसी का एक और नाम होता है भोर्स इफेक्ट। ये वाली बात समझ आए? शिफ्ट टू राइट क्या होगा? वापस सुनो, हो गया है, वापस सुनो। मान लो आपके हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो आपका ग्राफ यहां तक आ रहा है, बराबर है? आपका ग्राफ यहां तक आ रहा है। बट अब क्या हुआ ना, आपकी बॉडी में कार्बन बढ़ गया, H प्लस बढ़ गया। ये लोग क्या ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जुड़ने देंगे? नहीं, जो जुड़ा होगा उसको भी तोड़ देंगे। तो अब वो धीरे धीरे टूट रहा है। टूटेगा तो 100 से कितने पे आएगा? 75। लाइक एक ऑक्सीजन निकल गया तो कितना हुआ? 75। 75 पे ग्राफ यहां तक आ जाएगा, ये देखो। फिर और अगर एक ऑक्सीजन जोड़ा तो कितने पे आ जाएगा? 50। और एक जोड़ा, एक और कम हुआ तो धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो ये राइट की तरफ आ रहा है कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है? राइट की तरफ आ रहा है। इसको क्या बोलोगे? शिफ्ट टू राइट। तो सुनो, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जुड़ेगा तो लेफ्ट में जाएगा, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अलग होगा तो राइट में जाएगा। और शिफ्ट टू राइट का ही दूसरा नाम क्या है? भूर इफेक्ट। और कब होगा? इस कंडीशन पे होगा। आई बात समझ में? बोर्स इफेक्ट क्या हो गया? शिफ्ट टू राइट क्या होगा? क्लियर है सभी को ये बात?
देख लो, बस हो गया खत्म। इसको मैं एक बार अभी रिकॉल कराऊंगा, पूरा वापस देखो। चलो स्टार्ट कर रहे हैं अब। एक बार फटाफट रिकॉल करिए पूरा टॉपिक, ध्यान से सुनना। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीजन कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हो रहा है? फ्रॉम एल्वेलाई टू योर टिश्यू। दो पार्ट में ट्रांसफर होगा। 97 परसेंट will be transferred by your hemoglobin present in the RBC, and the remaining 3% is transported by plasma in the dissolved form. अब क्या होगा? आपको ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर आएगा, वहां पे हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। पर जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, डिटेल में समझते हैं। एक हेमोग्लोबिन के पास कितने ऑक्सीजन को कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है? 4। ओके, एक हेमोग्लोबिन पे कितना ऑक्सीजन कंबाइन होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 97 टू 98 mmHg है, तो कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा? 4। अगर 40 mmHg है तो कितना कंबाइन करेगा? 3। अगर 30 mmHg है तो 50, लाइक 2। एंड अगर 20 mmHg है तो कितना? 1, 25। ये वाली बात समझ आई? कौन फुल हो रहा है ऑक्सीजन से? हेमोग्लोबिन। तो इसलिए आप क्या बोलोगे? सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। यहां तक पहुंच गए? इसके लिए हमने ग्राफ बनाया। इस ग्राफ को क्या बोलते हो? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। या तो शिफ्ट टू लेफ्ट, और ये जो कर्व आता है वो कर्व क्या होता है? सिग्मोइड कर्व या एस शेप कर्व। ये ग्राफ बनाना आता है आपको? नाउ ये जो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन कंबाइन होगा, कहां पर होगा? एल्वेलाई के पास कि टिश्यू के पास? एल्वेलाई के पास। क्यों? क्योंकि एल्वेलाई पे वो कंडीशंस होते हैं जो कंबाइन करने में हेल्प करते हैं। कौन से कंडीशंस? ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन कम, टेम्परेचर कम, H+ कम, और pH ज्यादा। ये सब होगा तो वो कंबाइन करेगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। बट अगर ये सब नहीं है, कुछ उल्टा है, तो वो ब्रेक हो जाएगा। अब इन केस अगर आपकी बॉडी में H+ या CO2 बढ़ जाए, तो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन क्या होगा? डिसोसिएट, मतलब ब्रेक होगा। और ग्राफ किस साइड जाएगा? राइट। उसको क्या बोलोगे? शिफ्ट टू राइट, या उसी का दूसरा नाम क्या होगा? बोर्स इफेक्ट। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये वाला समझ आया ना सबको पक्का? कोई भी डाउट है इसमें? घर पे जाके पढ़ना, डाउट है? क्लियर है? घर पे जाके पढ़ना, अगर इनकेस कोई डाउट रहेगा तो अगले लेक्चर में पूछ लेना। बड़ा टॉपिक है इसलिए इसके नोट्स में भेज दूंगा। नाउ इसके नोट्स है, अरे नहीं इसके नोट्स है बने पहले से, भेजा भी हूँ। और जो लोगों ने नया नया वाला ग्रुप ज्वाइन किया है, प्यारी तुझी वाला, उसमें नोट्स डाल दिए मैंने इसके ऑलरेडी। टेलीग्राम अभी बता दूंगा, चलो यहाँ पर आओ पहले। तो अगला टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का। यस आई नो। देखो CO2 का ट्रांसपोर्ट पहली बात कहां से कहां होगा? एल्वेलाई टू टिश्यू और टिश्यू टू एल्वेलाई।
टिश्यू टू एल्वियोलाई। होता क्या है सुनो, जैसे ये आपका सेल है, सेल में कार्बन बना, इस कार्बन को हमें कहां पे भेजना है, एल्वियोलाई के पास। कैसे भेजेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये वाली बात समझ आई, कैसे भेजेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं, आ जाओ ध्यान से सुनना। तो जैसे आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगा, तीन तरीके से जाएगा। देखो तीन तरीके से जाएगा। पहला तरीका क्या होगा, सो फर्स्ट इज 70% अलग तरीके से जाएगा, 23% अलग तरीके से जाएगा, 7% अलग तरीके से आएगा। तो यहां पे तीन तरीका पॉसिबल है। 70% कार्बन कैसे जाएगा, 70% कार्बन बॉडी से एल्वियोलाई तक कैसे जाएगा, सुनो कैसे जाएगा। तो क्या होगा ना, आ जाओ डायग्राम में दिखाता हूं। जैसे ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, क्या होगा ना, ध्यान से सुनना क्या होगा। यहां पर आएगा कार्बन, यहां पर आएगा कार्बन, कार्बन आ गया। आपके आरबीसी के सरफेस पे होता है पानी, क्या होता है, पानी, वाटर। तो यहां पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, वाटर। तो देखो एक कार्बन पानी में गया और क्या बना दिया, हर समय हम बस छपाकी करना है, क्या बना दिया, H2CO3। क्या बनाया, बाइकार्बोनेट। क्या बनाया, बाइकार्बोनेट। तो उसने बनाया बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा, कितना परसेंट जाएगा ऐसे, 70%। कितना परसेंट, हाँ ठीक है, 70% कैसे जाएगा, बाइकार्बोनेट फॉर्म में। ये वाली बात क्लियर है। अब 23% कैसे जाएगा, तो सुनो, तो ये जो आपका, ये जो हल्का हल्का CO2 है, आया अंदर, और अंदर उसको कौन मिला, अंदर उसको मिला हेमोग्लोबिन। कौन मिला, हेमोग्लोबिन। तो वो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा, हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, और क्या बनाएगा, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। तो ऐसे कितना जाएगा ये फॉर्म में, HbCO2 के फॉर्म में कितना जाएगा, HbCO2 के फॉर्म में जाएगा 23%। ये वाली बात समझ आई। अब आगे लास्ट सुनो, बाकी का CO2 कहां पर गया, आरबीसी के बाहर वाले पार्ट को क्या बोलोगे, पानी। अरे बाहर प्लाज्मा है ना, पानी। वो इसके साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, H2CO3 अगेन, और चला जाएगा। कितना परसेंट ऐसे जाएगा, 7% इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाएगा। ये वाली बात समझ आई। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा आपका कार्बन, ऊपर ऊपर से बताया, आप डिटेल में बात करेंगे। ये वाली बात समझ आई। तो पहले तो वापस क्लासिफाई करते कौन कितना कैसे कितना परसेंट जाएगा। 70% CO2 कैसे जाएगा, बाय कार्बोनेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में, बाय कार्बोनेट। तो बाय कार्बोनेट के फॉर्म में जाएगा 70%। 23% कैसे जाएगा,
आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, उसके साथ कंबाइन होकर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनेगा, और बचा हुआ 7% कैसे जाएगा? प्लाज्मा में जो पानी है उसके साथ घुल के चला जाएगा, डिजोल्व होकर चला जाएगा। जैसे वहां पे 3% ऑक्सीजन गया था ना डिजोल्व होके, वैसे 7% यहाँ पे कौन जाएगा? कार्बन। क्या ये वाली बात समझ आई? क्लियर है सबको ये वाली बात? चलो अब आगे सुनो, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनना, स्टार्ट कर रहे हैं। एक काम करो, ये देख लो पहले, क्योंकि अगला जो बताऊंगा बहुत ईजी है, 2 मिनट का काम है, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप एडवाइस मिलेगा, जुड़ने से लेके कटने तक का सफर दिखेगा। ध्यान सुनना। तो हम अब ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। गाइस, अरे सुनो, ये क्या है आपका? आरबीसी। ये हमने आरबीसी बनाया, बराबर है। अब ध्यान से सुनना, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाहर से कौन आया? कोटू। पहले आया CO2। CO2 आकर अंदर ऑलरेडी कौन था? पानी। पानी पानी पानी। अंकल जी, पानी है ऑलरेडी। अब सुनो, अच्छा, आपके दोस्तों के ग्रुप में एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जो बीच वाला काम करता है, सेटिंग करवाने का। हाँ एग्जैक्टली वही वर्ड जो कैमरे पे नहीं बोल सकता, जिसका काम यही रहता है कि दो लोगों की सेटिंग करवाए, दो लोगों को मिला दे। तो यहां पर भी है वो। कौन है यहां पर? तो यहां पर एक एंजाइम है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, CA। यहां पर एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है? CA। व्हाट इज CA? कार्बोनिक ये एंजाइम कहां मिलेगा आपको? आरबीसी के अंदर भर भर के मिलेगा। बट थोड़ा बहुत एंजाइम यही वाला प्लाज्मा में भी मिलेगा। थोड़ा बहुत, थोड़ा सा इत्तू सा कहां मिलेगा? प्लाज्मा में। और भर भर के कहां मिलेगा? आरबीसी में। क्या ये वाली बात समझ आई सबको? यहां पे कोई डाउट है? पक्का? अब ध्यान से सुनना। तो इसने दोनों की सेटिंग करवाई, देखो। पर आपको उस दोस्त पे इतना भरोसा होता है कि अगर इसने ये सेटिंग करवाई है, मतलब ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। हो सकता है कि सुबह की सेटिंग रात तक ही टूट जाए, हो सकता है कल टूट जाए। तो यहां पे सेटिंग होने के बाद क्या बनाइए? पहले H2CO3। क्या होता है ये? बाइकार्बोनेट। तो ये बाइकार्बोनेट बना। फील ले रहे हो क्या? ये बना बाइकार्बोनेट। अरे वो नहीं, इसी को बोल रहा हूं, आगे वाले को। अब ये बाइकार्बोनेट बना। अब ध्यान से सुनना, अब ये आपके दोस्त ने करवाया था, तब तो टूटना तय है। टूटा नहीं, कटा। टूटना एक अलग बात होती है कि हाँ दोनों अलग हो गए, ये कटा है इनका, भाई साहब का कटा है। कैसे कटा है देखो, यहाँ भाई साहब कौन है? तो सुनो, यहाँ पे भाई साहब मेरे हिसाब से H2O है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेचारे का बहुत बुरा कटा है। कैसे कटा है देखो, देखो टूट के ये बना, H+ और HCO3 माइनस बना। जाते जाते बेचारे का OH लेके गई, जाते जाते बेचारे का OH तक लेके गई। ये तो एकदम हार्दिक पांड्या बतानी उसको, 70% लेके गई प्रॉपर्टी। वैसा वैसा वो तो अलग दिमाग लगाया ना उसने। तो जाते जाते मैडम क्या लेकर गई? इसका OH भी लेके गई। तो ये बेचारा दुबला पतला गरीब सा H+ बचा। पहले तो कितना अच्छा था, H2O था, अब सिर्फ H+ बचा। और क्या गया? HCO3 बाहर चला गया, बाजू में चला गया। अब ध्यान से सुनना, कहां पर ये लोग? आरबीसी के अंदर। आरबीसी के बाहर वाले हिस्से को क्या बोल रहे हो? प्लाज्मा, बराबर है। ओके, अब ये देखो,
बाहरी दो बाहरी दो लौंडे खड़े थे, एक का नाम था सोडियम और एक का नाम था पोटेशियम। बाहर देखो दो लोग खड़े हैं, एक का नाम है सोडियम और एक का नाम है पोटेशियम। कहां पर है ये दोनों? प्लाज्मा में, पानी मतलब प्लाज्मा में। वो दोनों वहां बाहर खड़े होकर इसको लाइन मार रहे, किसको? इसको, जिसका हाल ही में अभी ब्रेकअप हुआ है। और ये मैडम पिघल भी गई, ये चले गई बाहर उनके साथ, और उनके साथ सेट भी हो गई। और क्या बन गई? देखो क्या बन गई, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये बना क्योंकि ये बाहर आ गया। H+ बेचारा अंदर अकेले रह गया। ये सब चीजों को बाहर से बैठा बैठा कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? ऊपर वाला नहीं यार, को कौन देख रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन प्लाज्मा बैठ के, बेचारी क्लोरीन एक लड़की है मेरे हिसाब से, वो देख रही है कि कितना गंदा कटा है बेचारे का, भाग गई और सेटिंग करने के बाद बाहर जाके किसी और से सेट हो गई। अभी ब्रेकअप हुआ था, अभी बाहर जाके किसी और के साथ सेट हो गई। तो उसको बुरा लगा, वो बोली क्यों ना चल के उसको मॉरल सपोर्ट दिया जाए। तो ये मैडम अंदर आ गई, आ जाओ H+ के साथ जोड़ के उसको मॉरल सपोर्ट देते हैं। H+ बोला भाग जा, बहुत मारूंगा, अब नहीं चाहिए कोई भी। तो क्लोरीन अंदर तो आया लेकिन किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ। अब सुनो हुआ क्या यहाँ पे, आपका जो HCO3 था उस पर नेगेटिव चार्ज था, HCO3 बाहर आ गया, तो RBC के अंदर नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई और बाहर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। पहले से क्लोरीन था, ये भी और आ गया। तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जब HCO3 बाहर आया तो क्लोरीन उसको बैलेंस करने के लिए कहां गया? अंदर। ये वाली बात समझ आई? वापस सुनो, क्लोरीन बाहर था, ये अंदर था, ये बाहर चला गया, तो बाहर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन कहां पे आ गया? अंदर आ गया। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? क्लोराइड शिफ्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? क्लोराइड शिफ्ट, या इसी का दूसरा नाम क्या है? हैमबर्गर फेनोमेना। इसी का दूसरा नाम है हैमबर्गर फिनोमेना। हो गया, खत्म, ट्रांसपोर्टर CO2 खत्म, इतना ही समझना था। एक बार वापस सुनो, हो गया। तो देखो, सबसे पहली बात हम बात करें 70% की। CO2 अंदर आया, किसके साथ कंबाइन हुआ? CO2 सॉरी H2O। H2O और CO2 को कंबाइन किसने करवाया? कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने। कंबाइन करके क्या बनाया? H2CO3। पर ये H2CO3 डिसोसिएट हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब डिसोसिएट। और क्या बना? H+ HCO3 माइनस। जो HCO3 माइनस वो कहां चला जाएगा? प्लाज्मा में। और किसके साथ कंबाइन होगा? सोडियम और पोटेशियम। क्या बनाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। जब ये क्लोरीन बाहर, सॉरी, जब ये नेगेटिव आयन बाहर जाएगा तो बाहर नेगेटिव आयन बढ़ जाएगा, तो अंदर कम हो जाएगा, तो अंदर को बैलेंस करने के लिए बाहर से अंदर कौन आएगा? क्लोरीन। इसी प्रोसेस को क्या बोलोगे? क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फेनोमेना। ये वाली बात समझ आई? तो अब क्या होगा ना, लास्ट बात सुनो, ये हेमोग्लोबिन अब क्या बोलेगा ना कि बहुत हो गई दुनियादारी, दोस्तें ही अपने ठीक है, ये लौंडियाबाजी छोड़ो, दोस्त अपने ठीक है। तो ये जाएगा अपने दोस्त के साथ जुड़ जाएगा। H+ किसके साथ जुड़ेगा? हेमोग्लोबिन के साथ। हेमोग्लोबिन इसका दोस्त है, और ये लोग क्या बन जाएंगे? HHB। हेमोग्लोबिन के साथ अगर H+ जुड़ा तो ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ हेमोग्लोबिन? तो इसको बोलोगे रिड्यूस हेमोग्लोबिन। आई बात समझ में? दैट्स इट, बस देख लो एक बार।